मैं डॉक्टर नंदकिशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, SS मेमोरियल कॉलेज, आज नेशनल इंटरेस्ट पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। पिछले ऑडियो में हमने राष्ट्रीय हित के अर्थ और इसके प्रकार पर चर्चा की थी। आज हम इसके तत्व और राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधनों की चर्चा करेंगे। पहले हम राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास देखेंगे। ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन ने एक बार कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु। केवल हमारे हित ही शाश्वत है और उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। प्राचीन और मध्य युग में राज्यों के हित राजाओं के हितों से जुड़े होते थे। राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। प्रजा भी राजा के हितों से अपने को जोड़े रहते थे। राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने से प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, नव उपनिवेशवाद ने राजनीति को राजाओं के व्यक्तिगत हितों से बाहर निकाल दिया। आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का प्रारंभ यूरोप से शुरू हुआ और विश्व भर में फैल गया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर आया और विदेश नीति के नए आयाम स्थापित हुए। राजनीति में राजाओं के हित के स्थान पर राज्यों के हित महत्वपूर्ण हो गए। अब हम राष्ट्रीय हित के तत्वों की चर्चा करेंगे। इसके निम्न तत्व हैं। पहला, शक्ति, पावर। किसी भी राष्ट्र के लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति या अपने हितों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारशिला यह शक्ति ही है। इससे देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व शक्ति कहा जाता है। इसी कारण वह अपने व्यापारिक तथा राजनीतिक हितों की सुरक्षा खाड़ी के देशों में कर पाता है। उसके किसी भी युद्धपोत की उपस्थिति मात्र से निकटवर्ती राष्ट्र किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते रहते हैं। दूसरा है शांति, पीस। राष्ट्र में जहां अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर चहुमुखी विकास करने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति राष्ट्र को अंदर से मजबूत करने में सहयोग देती है। शांति से राज्य में संपदा आती है, शक्ति आती है। शांति के समय राष्ट्र अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करता है। लगातार युद्ध से राष्ट्रों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और वे कमजोर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो वे स्वयं के हितों की रक्षा कर पाते हैं और न ही दूसरे राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक एकता की रक्षा। सांस्कृतिक एकता भी राष्ट्र के हितों के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह एक सहायक तत्व मात्र है, फिर भी संस्कृति देश के नागरिकों को आपस में जोड़कर उनमें एकता का भाव जगाती है। यह एक प्रकार से राष्ट्र की परंपराओं की रक्षा करने की विचारधारा है। चौथा तत्व है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में आर्थिक समृद्धि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि आर्थिक रूप से राष्ट्र संपन्न है तो राष्ट्र
में शक्ति स्वयं ही आ जाती है, जिससे राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होती है। राष्ट्र जैसे जैसे आर्थिक रूप से उन्नति करता जाता है, वैसे वैसे ही उसकी प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती जाती है। पांचवा तत्व है मनोबल, मोराल। राष्ट्रीय हितों की आवश्यक नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उस देश का मनोबल है। यदि राष्ट्र में मनोबल ऊंचा है तो एक निर्बल राष्ट्र भी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है, और यदि राष्ट्र में मनोबल नहीं है तो एक सशक्त राष्ट्र भी अपने हितों की न तो पूर्ति कर सकता है और न उनकी रक्षा कर सकता है। अतः जनता का मनोबल ऊंचा होना एक आवश्यक तत्व है। छठा तत्व है नेतृत्व, लीडरशिप। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति बहुत प्राचीन है। इसका अर्थ है कि नेतृत्व पर सभी कुछ निर्भर करता है। दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे सैन्य सेवा का क्षेत्र या सामान्य राजनीतिक क्षेत्र, दोनों में ही नेतृत्व उच्च पदस्थ अधिकारियों की योग्यता, राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाने या न कर पाने के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी रहती है। उनके अविवेकपूर्ण निर्णयों से जहां राष्ट्रीय हितों को भारी हानि पहुंच सकती है, वहीं विवेकपूर्ण निर्णयों से राष्ट्र उन्नति करता है। राष्ट्रीय हित के बाद अब हम उन साधनों की चर्चा करेंगे जिससे राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होती है। इसमें पहला तत्व है यथास्थिति की नीति अपनाना। इसमें साधारणतया राष्ट्र युद्ध के पश्चात आई हुई शांति की स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। इसमें युद्ध के पश्चात की जाने वाली संधियों या समझौतों को मानना होता है, जिससे शांति बनी रहे और शक्ति संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। दूसरा साधन है साम्राज्यवाद की नीति। यद्यपि आज उपनिवेशवाद का युग खत्म हो गया है, फिर भी साम्राज्यवाद का एक और नया रूप सामने आया है। इसको सांस्कृतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है। मार्गेंथो का मत है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद सबसे सूक्ष्म और यदि कहीं अपने आप ही सफल हो जाए तो सबसे सफल साम्राज्यवादी नीतियों में है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उद्देश्य भू क्षेत्रों की विजय अथवा आर्थिक जीवन पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि लोगों के मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त कर उन्हें प्रभाव में रखना होता है, जिससे उनके माध्यम से दो राष्ट्रों के बीच शक्ति संबंधों को पलट दिया जाए। अमेरिका जब अफ्रीसियाई राष्ट्रों में, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, अपने साहित्य, फिल्में, संगीत का प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार करता है, तो उसका लक्ष्य सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रसार करना होता है, ताकि उसके राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए कूटनीतिक आधार तैयार हो जाए। तीसरा साधन है कूटनीति, डिप्लोमेसी। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन कूटनीति है। कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं सौदेबाजी की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा परंपरागत रूप से शांति काल में राज्यों का परस्पर संबंध कायम रहता है। कूटनीति के माध्यम से युद्ध लड़े बिना ही राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण तथा उसमें अभिवृद्धि कर सकते हैं। कूटनीति के द्वारा एक देश की विदेश नीति दूसरे देश तक पहुंचती है। कूटनीति के माध्यम से एक देश के कूटनीतिज्ञ दूसरे देशों के नीति निर्माताओं और कूटनीतिज्ञों से संबंध स्थापित करते हैं तथा राष्ट्रीय हितों के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता वार्ता चलाते हैं। कूटनीतिज्ञों की समझौता वार्ताएं विरोध सुलझाव करने तथा राष्ट्र के भिन्न भिन्न उद्देश्यों के मेल मिलाप का प्रभावशाली साधन है। उदाहरण के लिए रूस और चीन के खराब संबंधों का लाभ उठाकर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के समय में
चीन से अपने संबंध बेहतर करके रूस की शक्ति कमजोर कर दी थी और अपनी शक्ति का प्रसार किया तथा यह सिद्ध करने में सफल रहा कि अमेरिका साम्यवादी विचारधारा का कट्टर शत्रु नहीं है। जैसे जैसे युद्धों की लागत बढ़ती जाएगी एवं अन्य शस्त्रों की प्रहारक क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे युद्ध के प्रति भय बढ़ता जाएगा और कूटनीतिक तरीकों से ही राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रयास बढ़ता जाएगा। चौथा साधन है आर्थिक उपकरण, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, चाहे वह दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हो अथवा नहीं, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक उपकरण मानी जाती है। विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष या संयुक्त रूप से कोई आर्थिक क्षमतावान संस्था अथवा तकनीकी आर्थिक उपकरण है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है वे आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक अथवा मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। आर्थिक उपकरण राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में गहरा स्थान रखते हैं। आर्थिक नीतियों द्वारा अपनी शक्ति का उत्थान किया जाता है तथा शत्रु को हतोत्साहित किया जाता है अथवा अन्य राष्ट्रों के हितों को अस्वीकार कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका ने अभी हाल में अपने राष्ट्रीय नीति में बदलाव करके चीन के सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दिए ताकि चीन का माल अमेरिका में न बिके और जापान को और चीन को विदेशी मुद्रा का अर्जन न हो, क्योंकि चीन का सामान अमेरिका की अपेक्षा ज्यादा सस्ता था। भारत जैसे विकासशील देश भी अब छोटे तथा अविकसित देशों में अपने हितों को प्राप्त करने के लिए इन साधनों पर निर्भर करते हैं। ओपेक के देश मध्य पूर्व में और विश्व में अपने हितों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तेल निर्यात को एक साधन के रूप में मानते हैं और इस तरह आर्थिक साधन राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला साधन है प्रचार, प्रोपेगेंडा। प्रचार शब्द का अर्थ है कि वे कार्य जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने तथा उसके अनुकूल आचरण कराने के लिए किए जाते हैं। प्रचार से अर्थ सामान्यतः किसी ऐसे व्यवस्थित प्रयास से होता है जो किसी उद्देश्य के लिए एक प्रदत्त समूह के मस्तिष्कों, भावनाओं तथा क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। प्रचार नैतिक रूप से निष्पक्ष होता है। वह जिस प्रकार अच्छे उद्देश्य के लिए लोगों को फुसला सकता है, उसी प्रकार बुरे उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसलिए नैतिक निर्णय का आधार प्रचार न होकर